तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का पार्ट 1 क्रेजी इंसेन वाइल्ड राइड से कम नहीं था। इसको देखते टाइम मैंने इतनी सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया, लेकिन एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और मैं पहले ही वार्न कर देता हूं कि इस वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 पार्ट 1 को लेकर स्पॉयलर्स तो होंगे ही, लेकिन इसके आगे जो आने वाला है उसको लेकर भी पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं। मुझे कहानी तो नहीं पता, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोगों ने ट्रेलर ब्रेकडाउन में इतना बड़ा प्लॉट पॉइंट प्रिडिक्ट कर लिया था और एकदम ही वाइल्ड थ्योरी बताओ जो सच होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्या भरोसा ये विल हो जो कि अपसाइड डाउन में जा रहा है, बिकॉज उसको भी वेक्ना और 11 की तरह पावर्स मिलने वाली है, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड विद हिम। मतलब इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं, देख लेना अपने हिसाब से। तो सीजन 5 की शुरुआत होती है 3 नवंबर 1987 से। ये ऑलमोस्ट विल बायर्स जब किडनैप हुआ था उससे 4 साल बाद की कहानी है। मतलब उस पूरी इवेंट को 4 साल बीतने वाले हैं 3 दिनों में। और सीजन 4 के एंड में जो कुछ भी हुआ था, तो इस वर्ल्ड की पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो पूरी रिफ्ट खुली थी, मतलब अपसाइड डाउन जो ब्लीड इन कर रहा था, तो उसको पैच करने के लिए मिलिट्री वालों ने मेटल की भारी भारी बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा दी हैं। और हॉकिंस की लाइब्रेरी, जहां पर वो सारी रिफ्ट्स आकर के कन्वर्ज हो रही थी और वो एक बड़ा सा दरवाजा खोल रही थी, वहां पर उन लोगों ने अपना बेस सेटअप कर लिया है। लेकिन बेस सिर्फ यहां पर नहीं है, इन्होंने इस दरवाजे का यूज करके अपसाइड डाउन में भी एक बेस को एस्टैब्लिश कर लिया है, जिसमें लिंडा हैमिल्टन की कैरेक्टर डॉक्टर के है। और इसके अलावा इस बेस में है एक और बहुत बड़ा सीक्रेट, जिस पे हम लोग आगे बात करते हैं। अब ये देखने के बाद जो कुछ भी इसके एंड में हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, तो कैरेक्टर वाइज मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हॉपर एंड 11 की कहानी, जो कि अपसाइड डाउन में है। तो क्रॉल फेल होने की वजह से हॉपर अपसाइड डाउन में फंस जाता है और 11 भी हॉली को बचाने के लिए एक दरवाजे से उसके पास पहुंच जाती है। नाउ दे आर अ टीम। तो यहां पर हमको पता चलता है कि 11 की एक वीकनेस है, मतलब उसका क्रिप्टोनाइट है, और वो है सोनिक वेव्स। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस जो है नॉर्मल कानों को सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये लोग क्योंकि एक अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते होंगे, जिनके पास शक्तियां हैं, तो उनको सबड्यू करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। हम लोग देख सकते हैं कि 11 के सामने जब भी वो एक ऐसा बड़ा सा जो डिवाइस है वो आता है, तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। इनफैक्ट उस स्टेट में उसकी पावर्स तक काम नहीं करती है ना। सबसे पहले जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि जब मिलिट्री वालों के पास स्पेसिमेन है ही नहीं, तो उन्होंने ये चीज फिगर आउट कैसे करी। लेकिन उस बात का जवाब हमको इस पार्ट के एंड में मिल जाता है, और वो थी 008 काली। ये कैरेक्टर, अगर तुम लोग को याद नहीं है, तो सीजन 2 में एक बहुत ही ब्रीफ अपीयरेंस के लिए आती है, मतलब सिर्फ एक एपिसोड के लिए, लेकिन 11 की लाइफ पे उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है। ये पापा के टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक थी तो, लेकिन जब भी हॉकिंस लैब या पूरी फ्लैशबैक सीक्वेंसेस की बात होती है, तो अगर सिर्फ एक सीन को छोड़ दिया जाए तो इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ये कहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन 11 जब इसके पास जाती है तभी पता चलता है कि इसके पास इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर्स है। मतलब ये लोगों को वो दिखा सकती हैं जो एक्चुअली में हो नहीं रहा है। बट इस पार्ट के एंड में हमको पता चलता है कि डॉक्टर के और उसके लोगों ने इसको इस वाली फैसिलिटी में, मतलब अपसाइड डाउन में जो इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, वहां पर कैद करके रखा है। प्लस इसके आसपास वही सारी सोनिक वेव्स हैं जिसके थ्रू ये उसे कंट्रोल कर रहे हैं या सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट काइंड ऑफ वर्क्स एज वेल। अब डफर ब्रदर्स का इस कैरेक्टर के पास वापस जाना और उसको लेके आना हैज टू बी फॉर अ रीजन। मोस्ट लाइकली 11 और विल की मदद करेगी वेक्ना को हराने में। अब वो कैसे होगा उस पर भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ना इनकी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। मतलब ये लोग अभी भी अपसाइड डाउन में ही फंसे हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग डॉक्टर के एंड एवरीथिंग। ये इतनी आसानी से इस लैब से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ट्रेलर की एक सीक्वेंस थी जहां पर हॉप 11 इसी लैब में मौजूद है और उसके आसपास ना वो उड़ने वाले चमगादड़ घूम रहे हैं, या फिर कोई तो मॉन्स्टर्स हैं जिसकी वजह से 11 को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं स्टीव, डस्टिन, जॉनथन और नैन्सी की टीम पे। तो देखो, स्टार्टिंग से दिखाने की कोशिश करिए कि स्टीव और जॉनथन के बीच में वो टेस्टोस्टेरोन वाली फाइट हो रही है। मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा है। नैन्सी के पीछे दोनों मरे पड़ रहे हैं और जॉनथन हैज प्लान टू प्रपोज नैन्सी, एंड वी ऑल नो कि जब भी ऐसा कुछ पहले से दिखाया जाता है तो हाउ बैडली इट एंड्स। तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पर स्टीव को ना मार के लोग जॉनथन को टपका सकते हैं। प्लस वो अपने आप को जो स्टार्टिंग से अंडर वैल्यू कर रहा है ना, तो उस चीज की भी थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस पूरी चीज से ज्यादा उस वॉल में है जिसको ये लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हॉपर अपने चक्कू से, 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कोई मूत के पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन उस वॉल पे एक खरोच नहीं आती। इट हील्स इटसेल्फ अप। और फिर डस्टिन जो पूरा इंटरफेरेंस उसको सुनाई दे रहा था ना अपनी टेलीमेट्रिक डिवाइस से, उससे इसकी लोकेशन को ट्रायंगुलेट करता है और उसको समझ में आता है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हॉकिंस की लैब है। आई मीन, नो सरप्राइजेस देयर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये है क्या। तो देखो, अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार ट्रेलर के ऊपर जाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें हमको इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट बताया था। तो तुम अगर इस सीन को नोटिस करते हो, जहां पर जॉनथन और नैन्सी खड़े हुए हैं, इनके सामने एक बड़ी सी ग्लोइंग एनर्जी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये हॉकिंस लैब में ही है। तो मोस्ट लाइकली अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हॉकिंस लैब पहुंचते हैं और ये जो पूरी वॉल को क्रिएट करने का या इसको मेंटेन करने का सोर्स है ना,
ये वहीं पर होगा जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स मेल्ट हो रहे हैं और फिर ये लोग कुछ शक्ति वक्ति या कुछ तो करेंगे जिस वजह से ब्लास्ट होके एक ऐसी वेव को जनरेट करेगा जो सीधे इस वॉल पे जाके टकरा रही है। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि ब्लू वेव जाकर इस वॉल की तरफ ही आगे बढ़ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि दीवार क्यों? इससे पहले तक हम लोग को अपसाइड डाउन के अलग अलग एस्पेक्ट दिखाए गए थे। बताया गया था कि ये हॉकिंस को बिल्कुल पूरी तरह से पैरेलल करता है। इनफैक्ट ये टाइम में फ्रोजन है ठीक उसी डेट पे जब विल बायर्स को अगवा किया गया था। लेकिन एक दीवार के बारे में तो कभी बात हुई ही नहीं, तो फिर ये अचानक से कहां से आ गई? तो अगर तुम नोटिस करते हो तो डस्टिन इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि ये पूरी दीवार जो है अपसाइड डाउन के आसपास एक पूरी बाउंड्री को क्रिएट करती है। तो फिर उसके बाद क्या है? दैट इज एक्चुअली द फन पार्ट कि उसके बाद कुछ है ही नहीं। I mean, think about it. रशियंस ने रशिया में बैठ करके अपसाइड डाउन का पोर्टल खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो पोर्टल खुला क्यों नहीं? क्योंकि अपसाइड डाउन वहां पर है ही नहीं। इसका पोर्टल हॉकिंस से सिर्फ इसीलिए एक्सेस किया जा सकता है क्योंकि ये अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस में ही एग्जिस्ट करता है। अब ऐसा क्यों है, ये पूरी जगह टाइम में फ्रोजन क्यों है और क्या क्या कुछ नहीं है, इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आई हैव थॉट्स एंड थ्योरीज अबाउट दिस। लेकिन हाँ, मैं इस चीज को लेकर काफी हद तक श्योर हूं कि अगर ये लोग इस दीवार को तोड़ के या उसको भेद के उसके पार जाने की कोशिश करेंगे, they are in for a huge surprise along with us as well। फिर इसके बाद आते हैं मैक्स और हॉली पे। तो देखो, हॉली जो है उसको स्टार्टिंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया। वो एक किसी रहस्यमय इंसान से मिल रही थी, बातचीत कर रही थी। ही टर्न्स आउट टू बी वेक्ना, मतलब अपने ह्यूमन फॉर्म में हेनरी क्रील, और उसके मॉन्स्टर्स इन बच्चों को उठा करके ले जा रहे थे ताकि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिट कर सके, वही सेम नलकी के साथ में जो विल के मुंह के अंदर डाली गई थी। तो ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हॉली जो विक्टर क्रील के हाउस में रह रही है और वो उसको सारी चीजें मिलती जा रही है, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा, जो वो सोचती है वो उसको दिया जाता है। तो दिस इज क्लियरली रेड पिल ब्लू पिल वाली सिचुएशन, मतलब वो मैट्रिक्स के वर्ल्ड में जो वेक्ना की दुनिया है उसमें लॉक है। उसकी एक्चुअल बॉडी अपसाइड डाउन में है, जिसको विल जब उसको विजन्स आते हैं तो खुद अपनी आंखों से देख लेता है। लेकिन सिर्फ यही जगह क्यों? तो देखो, ये बहुत क्लियरली समझ में आता है कि ये पूरा एक हाइव माइंड है। मतलब अगर किसी एक डेमोगॉर्गन को तुम आग लगाते हो तो सबको आग लगती है, सबको दर्द महसूस होता है, सब जलते हैं, तो इसका रीजन है वो हाइव माइंड। अब हाइव माइंड जो है वो सीधे वेक्ना से कनेक्टेड है। तो अगर इन बच्चों के मुंह में नलकी डाल करके इनको हाइव माइंड से जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे बच्चे वेक्ना की मेमोरीज को रिलीव कर रहे हैं। मतलब ये घर, इसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, ये सारी हेनरी क्रील की मेमोरीज हैं। और वही सेम केस है मैक्स के साथ में भी। अब देखो, मैं इस पूरी चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर तो नहीं हूं, लेकिन हमको सीजन 4 में ये बताया गया था कि वेक्ना जब अपने विक्टिम्स को मारता है तो वो सिर्फ उनकी जान नहीं लेता, उनको कंज्यूम करता है, मतलब उनको एब्जॉर्ब भी करता है। तो इन अ वे उनकी कॉन्शियसनेस जहां तक है वेक्ना के साथ एसोसिएट हो जाती है। अब अगर कोई मर गया है तो उसकी कॉन्शियसनेस का एग्जिस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैक्स को 11 ने बचा लिया था, तो वेक्ना ने जब उसको एब्जॉर्ब किया होगा तब उसकी अलाइव कॉन्शियसनेस का पार्ट शायद उसके हाइव माइंड में मौजूद था। एंड दिस इज वाई वो वेक्ना की मेमोरीज में ट्रैप्ड है। अगर वो चाहे तो बाहर निकल सकती है, बट उसके लिए लूकस उसको म्यूजिक से गाइड भी करता है, बट फिर वो म्यूजिक रुक जाता है और अभी तक हेनरी को पता नहीं था उसके एग्जिस्टेंस का, बट देन ही फाइंड्स आउट और फिर मैक्स को छुपना पड़ता है। अब ये जो पूरा केव सिस्टम है ना, जहां पर वो जाके छुपती है और हेनरी उसका पीछा नहीं कर सकता बिकॉज वो उसके लिए कोई ना कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी है। अब ये ट्रॉमेटिक मेमोरी क्या है, ये केव सिस्टम तक क्यों अंदर नहीं घुसता है हेनरी, इसका एक मुझे काफी अच्छा आइडिया है, बट आई काइंड ऑफ डोंट वांटेड टू स्पॉइल इट फॉर यू गाइज येट। इसका पार्ट 2 जब आने वाला होगा ना, तब अपन बात करेंगे इस पे पहले ही। लेकिन इतना समझ लो कि जो हम लोगों ने हेनरी क्रील या वेक्ना का ओरिजिन देखा था ना, वो उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट था सीजन 4 में। सीजन 5 इस पे और भी ज्यादा एक्सपैंड करेगा। और फिर हम लोग आते हैं वेक्ना और विल के ऊपर, जो हम लोगों ने लास्ट में एक शोडाउन देखा था, जिसके बाद विल जो है ही गोज क्रेजी भाई। आई मीन, अगर मैं ये पूरी सीक्वेंस थिएटर में देखता ना तो मैं चिल्ला रहा होता। इट वाज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू क्रिस इवांस का वो हैमर को पिकअप करना कैप्टन अमेरिका का। इट वाज सो एपिक एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर तुम लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स को बहुत ही रीसेंट टाइम में फॉलो करना शुरू किया तो शायद तुमको वो चीज उतनी हिट ना हुई हो, लेकिन जो लोग मेरी तरह इसको 2016 से, जब इसका सीजन 1 ड्रॉप हुआ था, तब से फॉलो कर रहे हैं ना, तो तुमको समझ में आएगा कि विल बायर्स का कैरेक्टर कितना बड़ा अंडरडॉग था और उसको कितना अंडर यूटिलाइज किया गया था। मतलब लोगों का बुली करना एक बात है, कहानी से भी ये बंदा बुली हो रहा था। सो विल फाइनली गेटिंग अ विन वाज अ वेरी ह्यूज मोमेंट फॉर मी। और जिस तरह से उसको पूरा दिखाया गया ना, मतलब उसकी आंखें एकदम अंडरटेकर बन जाता है वो, और फिर उठा के सारे डेमोगॉर्गन्स को रोक लेता है, काफी बैंगर, काफी एपिक पीक मोमेंट था। आई वुड से कि स्ट्रेंजर थिंग्स का पीक मोमेंट था।
बट अगर हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे उतरने की कोशिश करें कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है और ये विल ने पुल ऑफ कैसे किया, तो ना इस पूरी चीज को इन लोगों ने हल्का हल्का सटल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसके पहले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि विल बायस वाज द वन जिस वजह से वेक्ना का प्लान मोशन में आया। मतलब वो विल के मुंह में ट्यूब डालता है और कहता है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से ना वेक्ना ने विल को अपना वेसल बनाया। मतलब जो हम लोग सीजन 2 सीजन 3 में देखते आ रहे थे ना कि विल को विजन्स आते हैं, वो माइंड फ्लेयर ने पोजेस करके रखा हुआ है, तो वो सारी चीजें इन अ वे वेक्ना करवा रहा था और ये सब चीजें जानबूझ के करवाई जा रही थी। मतलब वेक्ना न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग। जब उसने विल के मुंह में वो ट्यूब डाली तो अलॉन्ग विद दैट उसने विल को अपनी पावर्स का कुछ हिस्सा भी दे दिया। वो बात अलग है कि विल उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था बिकॉज ही वाज नॉट स्ट्रांग, ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट। और जिस तरह से उसकी पर्सनालिटी को दिखाया ना कि एकदम ही सबड्यूड है, तो इसी वजह से वो उन पावर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन सीजन 5 का पार्ट 1 जब एंड होता है तो वेक्ना उसको काफी ज्यादा मैनिपुलेट करता है, काफी ज्यादा प्रोवोक करता है और इस वजह से विल बायस जो है वो अपने फुल फॉर्म में निकल के आता है। वो उसको प्रोवोक भी करता है बट इवन दैट इज नॉट व्हाट वर्क्स। जो चीज काम करती है वो है रॉबिन की स्पीच। जब रॉबिन उसको कहती है ना कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप के लिए काफी हो, तब जाके विल लिबरेट होता है और फिर वो अपना पीक परफॉर्मेंस दिखाता है। एंड इसको देखकर हर कोई ये सोचेगा कि भाई हो गया, वेक्ना की फील्डिंग सेट है अब। लेकिन नहीं, तुम वेक्ना के कैरेक्टर को अगर स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करोगे ना, उसने सबसे पहले अपने माँ बाप को मैनिपुलेट किया, फिर उसके बाद उसने 11 को मैनिपुलेट किया ताकि वो उसका साथ दे सके। ऑल्दो इट फेल्ड, लेकिन इससे ये बात समझ में आती है कि वेक्ना या हेनरी क्रील जो है ये एक मास्टर मैनिपुलेटर है। ये लोगों से बात करके अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानता है एंड आई थिंक इसने विल के साथ भी यही चीज करी है। उसने विल को स्टार्टिंग में उसकी पावर्स दी बट ऑल थ्रू आउट वो देखता आया कि विल जो है उन पावर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, तो अब जाकर उसने विल को फाइनली प्रोवोक किया, उसको मैनिपुलेट किया और विल के पास क्योंकि पावर्स आ चुकी हैं तो वेक्ना उसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा। ये तुम लिखवा के ले लो, क्योंकि वेक्ना ना कुछ बहुत ही अलग टाइप की चीज प्लान कर रहा है। हमको पहले सीजन में दिखाया गया था कि उसको वो 4 चीजों को कन्वर्ज करके एक दरवाजा खोलना है, वो 4 पोर्टल एंड ऑल दैट शिट। लेकिन इस सीजन में हमको ये बताया गया कि उसका ग्रैंड प्लान कुछ और ही है। वो बच्चे उठा रहा है ताकि उनको अपने स्पायर्स टाइप की जो उसने पिलर वगैरह बनाए हैं वहां पर कैद करके रख सके। उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया बट आई हैव ए थ्योरी। यू सी, जब 4 साल पहले वेक्ना ने विल को उठाया था और उसके मुंह में वो ट्यूब डाली थी, तब वो उसका पहला सब्जेक्ट था। इसके बाद ये जो पूरा स्पायर है इसमें 12 बच्चे आ सकते हैं जिनको ऑफ कोर्स वो वही ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेगा और अब तो बच्चे उठा के भी ले गए हैं। तो आई थिंक हेनरी क्रील वो करने की कोशिश कर रहा है जो डॉक्टर ब्रेनर अपनी लैब में कर रहे थे। मतलब छोटे बच्चों को पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट्स करना और अपनी खुद की सुपर पावर्ड बीइंग्स की एक आर्मी क्रिएट करना। आई मीन फॉर अ मोमेंट टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट इट। विल, वेक्ना और 11 तीनों की पावर्स काफी हद तक सिमिलर सी हैं और ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो जो मुझे लगता है ना, वेक्ना मतलब हेनरी क्रील जो है वो 001 था। तो डॉक्टर ब्रेनर ने कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसके ब्लड का इस्तेमाल किया है इन सारे बच्चों को पावर्स देने के लिए। आई मीन देयर इज दिस पूरी चीज जो उन लोगों ने एक्सप्लेन करी है कि नहीं वो MK अल्ट्रा वाली थी, फिर वो माँ जो थी उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे इन लोगों ने ड्रग्स दिए, वो डेप्रिवेशन टैंक्स में डाला और उसके बाद जो बच्चे हुए तो वो पावरफुल निकले। दिस कुड बी पॉसिबल, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 11 और वेक्ना की पावर्स बहुत हद तक सिमिलर है। बहुत थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन तुम लोग क्लियरली इस बात को समझ सकते हो कि जितने भी बच्चों को पावर्स मिली है ना वो सारी की सारी वेक्ना से ही डिराइव्ड है। एंड वी ऑल नो कि हेनरी क्रील को इस लैब में पावर्स नहीं मिली थी, ही हैड पावर्स बिफोर। तो वेक्ना ने ये सारी चीजें उस लैब में ऑब्जर्व करी। उसने सोचा कि डॉक्टर ब्रेनर ऐसे करके अपने बच्चों को पूरा टेस्ट सब्जेक्ट्स बना रहे हैं, उनको शक्तियां देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शक्ति दे करके उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ये चीज नहीं कर सकता। वो सबसे पहले 11 के साथ में ये चीज ट्राई करता है। जब वो पूरा उनका लैब में मोमेंट है, वो सब लोगों को मार देता है, तो 11 को कहता है कि मुझको ज्वाइन कर लो, मैं तुम में अपने आप को देखता हूं। लेकिन 11 उसको स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर देती है। तो उसका ये पैतरा हालांकि फेल हो गया, लेकिन यहां से हम उसके माइंडसेट को समझ सकते हैं कि उसको अकेले रूल नहीं करना। He wants some people जिसके पास उसी की तरह पावर्स हों और फिर वो उनको वेसल्स की तरह यूज करेगा टू टेक ओवर द वर्ल्ड। और इसी वजह से वो जितने भी वीक बच्चे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को उठा रहा है, क्योंकि अगर कोई 11 की तरह स्ट्रॉन्ग हेडेड निकल गया तो फिर उसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो इसी वजह से वो जितने भी वीक बच्चे हैं उनको उठा रहा है। आई मीन जब उसने विल को उठाया तब वो काफी ज्यादा वीक था। पूरे सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 वो काफी वीक रहा है। आई मीन ये परफेक्टली फिट होता है विल बायस के कैरेक्टर के साथ। वो उसका प्रोटोटाइप था। जब उसने पहली बार विल को उठाया तो वीक था, ब्रोकन था। सीजन 2, सीजन 3 वो ऐसे ही रहा है। और तब वेक्ना को समझ में आया होगा कि हाँ, मुझे ऐसे बच्चे उठाने हैं जो बगावत ना कर सके। मतलब उसके पास शक्ति भी होगी तो भी वेक्ना ही कंट्रोल में रहेगा। लेकिन उन बच्चों को लेके उसका ग्रैंड प्लान क्या है वो भी हमको अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि अब विल ने अपनी पावर्स को यूज करना शुरू कर
दिया है। तो जिस तरह से वेक्ना विल को उसकी पावर्स के साथ यूज करने वाला ना, वही सेम चीज उन बच्चों को लेके उसका प्लान। प्लस वो जो मैंने विल, काली और 11 की बात करी थी ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी इंटरनेट पे घूम रही है कि सीजन 4 की स्टार्टिंग में जब एरिका डाइस रोल करती है ना वो एडी के कैंपेन में D&D में, तब नैट 20 आता है जो बहुत ही रेयर है, और उसी के थ्रू वो वेक्ना को हरा पाते हैं। तो लोगों का ये मानना था कि अगर वेक्ना को इस शो में भी हराना है तो उसके लिए इनको 20 चाहिए होगा। तो 11 हो गई 11, काली 008, टोटल हो गया 19, और अब विल जो कि वेक्ना मतलब 001 का पैरेलल है, वो एक और नंबर ऐड करता है, तो टोटल हो गया 20, विच काइंड ऑफ मेक्स परफेक्ट सेंस कि इनके पास पावरफुल लोगों की टीम है। अगर इसको डंजन्स एंड ड्रैगन्स के पर्सपेक्टिव से ही देखें तो ये लोग 20 अब रोल करने के लिए तैयार हैं, बस देखना ये है कि वेक्ना हारेगा कैसे। सो या आई थिंक आई शुड प्रोबेबली स्टॉप हियर, क्योंकि मैं बोलता हूं तो फिर बोलता ही चला जाता हूं। बट जो भी चीजें मैंने देखी उसके हिसाब से मैंने तुमको बताने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है क्या नहीं। डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, और तुमको क्या लगता है। मिलता हूं मैं अगले वाले में। टाटा। लाइक भूलना नहीं।